नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। सीआरपीसी 1973 सेक्शन नंबर 91 से आज हमारी स्टार्टिंग होगी। देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बात करी गई है वो बताते हैं कि एक पर्सन को सम्मन करना कि कोई डॉक्यूमेंट जो उसके पास है वो उसे प्रोड्यूस करे। सेक्शन 91 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है केस के अंदर। जब भी एक 91 का सम्मन दिया जाता है तो वो एक कंपल्शन लगा देता है कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो आपको वो लेके आना है। अगर आप नहीं लेके आए तो वो आपके अगेंस्ट जाएगी बात। तो देखिए, सेक्शन 91 हमारा क्या बोलता है, सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। तो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली ये लिखा गया है, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं बात, कि जब भी एक सम्मन दिया जाता है एक पर्सन को कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोड्यूस करें, और आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। बस इतनी सी बात ये यहाँ पर बोलता है कि जब भी आपको सम्मन आया है कि एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये कोर्ट को शक है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट आपको सम्मन कर देगी कि आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो पेश करें। देखिए, और इसके अंदर जो दूसरी बात बताई गई है, ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, चाहे ये पुलिस ऑफिसर करे चाहे कोर्ट करे, दोनों के पास ये पावर दी गई है यहाँ पे सेक्शन 91 की। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट के अंदर ये लिखा गया है कि अगर वो डॉक्यूमेंट आप पर्सनली खुद नहीं लेकर आते या भेज देते हैं किसी के थ्रू, तो भी वो आपकी एक सबमिशन मान ली जाएगी, जिसके अंडर हमारे पास सेक्शन 139 इंडियन एविडेंस एक्ट का भी इसके साथ रेडविद किया जाएगा। इसके साथ अगर आप सेक्शन 139 ऑफ एविडेंस एक्ट भी पढ़ लेंगे तो वो एक यही बात बोलता है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगा गया है, आप उस डॉक्यूमेंट को खुद ना लेकर आकर किसी के थ्रू भिजवा देते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट की सर्विंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए समनिंग नहीं करी गई है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को मांगा गया है। तो डॉक्यूमेंट चाहे आप लेकर आए, चाहे या फिर आपका कोई नॉन लेकर आए, तो कोई भी लेकर आ सकता है डॉक्यूमेंट। इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ पर्सन को ही इटसेल्फ प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक, उसके बाद इसके अंदर ये बताया गया है, जो इसका तीसरा पॉइंट है, ये इसका एक एक्सेप्शन कह लीजिए आप, एक समझने के लिए कि एक एक्सेप्शन है कि ये किसको इफेक्ट नहीं करेगा। आप कहाँ पे इसको समन को सर्व नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए। ये सेक्शन 123 और 124 जो एविडेंस एक्ट का है उसको यहाँ पर ये अप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ क्या बात करी गई है, वहाँ गवर्नमेंट बॉडीज़ के रिगार्डिंग बात करी गई है, वहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसके रिगार्डिंग बात करी गई है। ऐसी कोई बात होती है तो वहाँ 91 का सम्मन नहीं दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट सेक्शन नंबर 91 का क्लियर होता है। अब मेरे पास एक केस है जो है श्यामलाल वर्सेस स्टेट का, 1965 का, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें यह बताया गया है कि जो पर्सन एक्यूज्ड है और जो पर्सन यहाँ पर बात करी गई है वो दोनों सेम नहीं है, इन दोनों को अलग रखा गया है। आप एक्यूज्ड को समनिंग नहीं करेंगे कि एक्यूज्ड के पास जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर आए ना, एक्यूज्ड यहाँ से कवर नहीं है, एक्यूज्ड का अलग प्रोविज़न है। यहाँ पर तो सिर्फ अलग इंसान की बात करी गई है, एक नॉर्मल इंसान की बात करी गई है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 92। देखिए, सेक्शन नंबर 92 जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन निकलता है। देखिए, यहाँ क्या लिखा है, एनी डॉक्यूमेंट पार्सल थिंग्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी। यहाँ क्या कह दिया कि पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी के पास जो भी डॉक्यूमेंट है, पार्सल है, कोई भी सामान है, थिंग है, इन कस्टडी है उनके, तो उसको बुलाने के लिए समनिंग की जा सकती है। ये समनिंग कौन करेगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है 92 में। अब देखिए, यहाँ लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CGM और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। यहाँ पे JMIC नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को यहाँ पर कवर नहीं करा, ना ही सेकंड क्लास को कवर करा। किनको कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंबर 1, CGM नंबर 2, कोर्ट ऑफ सेशन नंबर 3 और हाई कोर्ट। ये 4 कवर्ड है यहाँ पर। सिर्फ इन चारों के पास पावर है कि वो वहाँ पर टेलीग्राम अथॉरिटी जो है, पोस्टल अथॉरिटी जो है, वहाँ पर समनिंग करेंगे ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर जो भी सामान है उसको प्रोड्यूस किया जाए। ये हमारा सेक्शन 92 का क्लॉज 1 हमारे इस बारे में बात करता है। और जो क्लॉज 2 है हमारा,
वो एक अलग बात करता है, वो करता है उसी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए। यानी कि एक तो आपने समन करा कि आप सामान ले आए, नहीं आया, अब क्या होगा, अब सर्च वारंट भी इशू हो जाएगा। सर्च के लिए क्लॉज नंबर 2 बोल दिया, एंड फॉर सर्च देन इट विल बी डन। कहाँ पे, ये बेयर एक्ट के अंदर पॉइंट 2 के अंदर लिखा है, इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग is in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of police or district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the postal or telegram authority, as the case may be, to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, CGM और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। कि यहाँ पर यही बताया गया है कि सर्च जो है वो किया जा सकता है किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीएसपी, इनके थ्रू वहाँ पर जो है सर्च किया जा सकता है अगर वहाँ पर क्लॉज 1 की कंप्लायंस नहीं हुई है तो। और किन के द्वारा वो समनी होनी चाहिए, जो भी ऑफिसर्स वहाँ पर क्लॉज 1 में बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 4 हैं वो। अब उसके बाद सर्च वारंट की यहाँ पर बात कर दी इन्होंने, ठीक है। अब आ गया क्लॉज बी, सर्च वारंट। अब सर्च वारंट के लिए हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 93। सेक्शन 93 क्या बोलता है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। अब पहले तो कर दिया समन, सामान लेकर आओ, सामान नहीं आता है, क्लॉज बी चैप्टर नंबर 7 का सेक्शन 93 से स्टार्ट होता है। ये हमें किस बारे में बात करता है कि जब सर्च वारंट इशू हो जाएगा, कि जब एक क्या बोला गया है इसमें 93 के अंदर, कि जब सेक्शन 91 और 92 की कंप्लायंस नहीं होगी, 91 और 92 की फुलफिलमेंट नहीं होगी, तो वहाँ पर 93 के अंदर सर्च वारंट इशू हो जाएगा और वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए सर्च वारंट हो जाएगा ऑल ओवर द इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा इंडिया इसमें कवर्ड है, ना कि सिर्फ अपनी ज्यूरिसडिक्शन, कहीं का भी ऑर्डर हो सकता है। ये इसमें बात करी गई है हमारी सेक्शन 93 के अंदर क्लियरली। और यहाँ पर सेक्शन 93 के अंदर ये क्लियर करा गया है पॉइंट नंबर 3 में कि जो भी एक पोस्टल अथॉरिटी के पास या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास अगर कोई सर्च वारंट करना है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सीजीएम के द्वारा ही होना चाहिए। ये यहाँ पर इस बारे में क्लियर करा गया है। अब इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 94। देखिए जो सेक्शन नंबर 94 है ये हमें बात करता है सर्च ऑफ ए प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई ऐसा शक है कोर्ट को कि वहाँ पर चोरी का सामान रखा गया है तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 94 की समनिंग की जाती है। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कवर हो गया, लेकिन पीछे जो था वहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कवर नहीं था, यहाँ पर इसलिए कवर हो गया क्योंकि यहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करी गई। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कवर हो गए, इफ़ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट ऑफ सेल और स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी objectionable article to which this section apply, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of the constable। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जहाँ उनको शक होता है कि कोई चोरी का सामान है उन्होंने रखा हुआ है या चोरी का सामान वहाँ से वो व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर सर्च वारंट इशू कर दिया जाएगा अबव द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल, अब द रैंक ऑफ द कांस्टेबल को वहाँ पर सर्च वारंट दिया जाएगा। और उसके अंदर ए बी सी डी ई ए पॉइंट्स दे रखे हैं, बेरट के अंदर आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। इनको पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे होगा, कि इन पर्सन जाएंगे फलाना फलाना, वो सारा एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, पढ़ने से आपको ये समझ आ जाएगा। अब इसके बाद इसका जो हमारा 94 का पॉइंट 2 है, द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज आर। अब इसका क्लोज 2 जो बोलता है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कौन से होते हैं, देखिए इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। काउंटरफिट कॉइन, पीसेस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द मेटल टोकन एक्ट 1889। ये 1889 मेटल एक्ट के अंदर कोई
ऑफेंस जो वहाँ पर मेटल नहीं होने चाहिए उनके पास, अगर वो पाए गए तो वो ऑफेंस। काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प्स, नकली नोट, नकली मोहरें, कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स किसी भी चीज़ की, ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 292 आईपीसी, सेक्शन 292 आईपीसी के अंदर जो भी ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो कवर्ड कर दिए। तो ये करके ऐसे यहाँ पर सारी की सारी ये लिस्ट दी गई है। अब उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 95। देखिए सेक्शन 95 हमारा बात करता है पब्लिकेशन के रिगार्डिंग, कि जहां हम एक बात करते हैं कि एक कोई ऐसी चीज़ पब्लिश हो गई कि जो कि एक पब्लिक इन लार्ज को इफेक्ट कर रही है, स्टेट के अगेंस्ट है, कंट्री के अगेंस्ट है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग सेक्शन 95 की समनिंग दी जाती है। तो उसके अंदर क्या लिखा है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, यानी कि पावर टू इशू फॉरफीचर, यानी कि उसे ब्लॉक कर देना और वहाँ उसको सर्च करना वारंट से। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकली 95 में लिखा गया है कि कोई भी न्यूज़पेपर, बुक्स या डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिंट करा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है जो कि हमारा वायलेशन किस किस सेक्शन का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेक्शन भी स्पेसिफाइड है, इतना आसान बनाया गया है लॉ क्लियर करके हर एक चीज़ को, जैसे कि पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A ऑफ द आईपीसी, इनके सेक्शन के अंडर जो भी पब्लिकेशन होगी उसके ऊपर ये सेक्शन 95 हमारा ये अप्लाई होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को फॉरफिट नहीं करेगी, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉरफिट नहीं होंगे, जो कि सेक्शन 96 के अंदर भी हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सेक्शन 96 का हमारे पास प्रोटेक्शन है सेक्शन 96 के अंदर। तो हमारा सेक्शन 95 हमारा सीजर की बात कर लेता है और 96 हमारा उसकी रेमेडी की बात कर लेता है। अब इसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो कहीं पे भी सर्च एंड सीजर का ऑर्डर दे सकता है ऑल ओवर द इंडिया, और इसके अंदर पॉइंट 1 और 2 आप पढ़ेंगे, बेरेट क्लियर कर देगा। और जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है। देखिए इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो भी एक ऑर्डर पास करा गया है, नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन एनी कोर्ट अदर देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96, यानी कि जो भी इस सेक्शन के अंडर ऑर्डर पास करा गया है वो 96 की कंप्लाइंस से ही होगा। अगर आपने फर्दर एक्शन लेना है तो उसके ऊपर बाकी का कोई एक्ट ये अप्लाई नहीं होगा। ये हमारा क्लॉज 395 का ही इस बात से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है सेक्शन 95 पर, फुल बेंच की एक जजमेंट है जो कि है केस लॉ लिख लीजिए आप, बरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1993 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देखिए इसमें क्या हुआ था, एक अजीत न्यूज़पेपर करके था, वो फॉरफिट कर लिया गया क्योंकि उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था और ये कहा गया उसमें जो भी सारी चीज़ें थी वो सेडिशन का पार्ट थी। तो वहाँ 95 के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, ये कहा कि जो 95 है वो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और दे डू नॉट इन्फ्रिंज आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 21। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू अफोर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग ऑर्डर टू फॉरफीचर और देयर आर इन बिल्ट सेफ गार्ड इन 95 एंड 96। ये कुछ सेफ गार्ड हैं, ये कुछ 95 के ऊपर गाइडलाइंस हैं जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दी हुई हैं। अब उसके बाद हमारा सेक्शन 96 आता है जो कि हमें इस बात से बताता है कि अगर 95 में कोई भी ऑर्डर हुआ है तो उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले सकते हैं। आपके पास ये राइट है 96 के अंदर कि आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ कैन अप्लाई टू हाई कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लॉज 2 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है, वो ये है कि 3 जजेस की जो बेंच है वो इस मैटर को डील करेगी, कम से कम 3 जजेस की बेंच होगी। और या फिर कोई ऐसी हाई कोर्ट है जहाँ पर 3 जजेस भी नहीं है तो वहाँ पर मैक्सिमम ऑफ जजेस जितने हैं वहाँ पर वो सारे एक साथ बैठकर इस मैटर को डिसाइड करेंगे। ऐसे ही कुछ बातें और हैं जो 3, 4 और 5 के अंदर भी गिवन है कि जो पर्सन है वो खुद जाएगा, इन पर्सन होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह की जो भी डॉक्यूमेंट्री चीज़ है उसकी कॉपियाँ लगेंगी, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। तो मेन बात जो इसके अंदर थी वो ये थी कि 2 महीने का प्रोविज़न और मिनिमम 3 जजेस
या फिर मैक्सिमम ऑफ हाई कोर्ट जजेस जितने भी वहाँ पर होंगे। अब आता है हमारा सेक्शन 97, सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या होता है कि अगर कोई पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है तो उसकी सर्च एंड सीजर की जा सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्वेंट कन्फाइन कर रखा है या फिर वाइफ कन्फाइन कर रखी है, तो वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM या JMIC इशू कर सकता है सर्च वारंट को। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली देखिए क्या बताया गया है कि जहाँ एक ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है कि जो भी एक पर्सन को कन्फाइन करा गया है वो एक इलीगल एक्टिविटी को जन्म दे रहा है, वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है या होगी, तो वहाँ पर सेक्शन 97 के अंदर सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। और वहाँ पर जब भी सर्च किया जाएगा और ऐसा कोई पर्सन वहाँ पर पाया जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 97 हमारे इस बारे में क्लियर करता है। इसके ऊपर मेरे पास एक केस लॉ है जो कि है उड़ीसा हाई कोर्ट का, वो है दुर्योधन वर्सेस सरस्वती 1992 उड़ीसा हाई कोर्ट का है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक लेडीज़ ने ये कहा कि मेरा बच्चा जो है वो मेरा हस्बैंड उठा कर ले गए या मेरे बच्चे को उठा कर ले गए, तो उसके हस्बैंड के पास वो बच्चा मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको इस सेक्शन के अंडर 97 की समनिंग करी जाती है, सर्च वारंट वहाँ पर किया गया। वो इंसान, वो फादर जो था वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट कहती है कि जो फादर है ना वो माइनर बच्चे का नेचुरल गार्डियन है, आप उसके ऊपर ये 97 का सर्च वारंट नहीं लगा सकते कि वो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट है, वो उसका नेचुरल गार्डियन है, उसने उसको कन्फाइन नहीं किया हुआ। लेकिन हाँ, अगर यहीं पर जो है कि हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली हो, उसके बाद वो अपने पहले बच्चे को उठा कर ले जाए और वो रॉन्गफुली कन्फाइन करे, तो वहाँ पर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट आ जाएगी, तब 97 की एप्लीकेशन लग जाएगी। लेकिन अगर वो अनमैरिड है, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया है, लेकिन हस्बैंड अपना बच्चा लेकर गया अपने पास, अपने साथ रखा हुआ है उसने, तो वहाँ पे वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं आएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दुर्योधन वर्सेस सरस्वती 1992 ओडिशा हाई कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसके ऊपर नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट सेक्शन आता है आज का, सेक्शन नंबर 98, पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ द एब्डक्टेड फीमेल। Upon complaint made on oath of the abduction of unlawful detention of a woman or a female child under the age of the 18 years for any unlawful purpose, a district magistrate, subdivisional magistrate, magistrate of first class, तीनों कवर्ड है यहाँ पर, DM, SDM और JMIC may make an order to the immediate restoration of such woman to her liberty or for such female child to her husband, parents, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary। देखिए यहाँ पर क्या बता दिया 98 के अंदर लास्ट में कि ऐसी वुमेन के लिए या फिर ऐसी चाइल्ड वुमेन, चाइल्ड गर्ल जो कि कितने से 18 ईयर से बिलो है, उसकी अगर वहाँ पर कन्फाइनमेंट होती है तो उसकी रेस्टोरेशन करी जाएगी। और अगर वो मेजर है तो उसकी लिबर्टी पर है, जहाँ वो जाना चाहे वो जा सकती है। लेकिन वहीं अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स के पास, गार्जियन के पास उसे वहाँ पर सबमिट कर दिया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। अगर कोई वुमेन है तो उसके हस्बैंड को भी उसे सबमिशन दे दी जाएगी। ये हमारा सेक्शन 98 क्लियर हुआ। तो गाइज़ यहाँ से हमारा सेक्शन 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97 और 98 ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मैंने आपको कवर कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने डिटेलिंग बताई है सेक्शंस की, ये समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली और ग्रो हो और हम और ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ बनाकर लेके आएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।